हेलो एवरीवन। आज हम लोग खाद्य संसाधन और पौधे क्लास 9 के लिए भारतीय वन हिंदी मीडियम है ना से देखेंगे, आगे के टॉपिक को देखेंगे कि क्या कुछ हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें अगला टॉपिक जो है वो है फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। तो फसल का उत्पादन और उसका प्रबंधन जो है वह किसानों पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि भारत एक काफी गरीब देश है और यहाँ पर किसान चाहते हैं कि खेती में कम से कम लागत लगे और ज्यादा बचत हो, है ना। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज है हाइब्रिड संकर किस्म उर्वरक आदि के प्रयोग के लिए उन्हें काफी खर्च करना पड़ता है ना। तो ये सब चीज को देखते हुए फसल उत्पादन का प्रबंधन में सबसे जरूरी चीज जो है वो है पोषक प्रबंधन। हमें इस बात को याद रखना है कि पौधे को क्या चाहिए कि हर तरह के पोषक तत्व चाहिए, लेकिन उसमें से खास जो है 16 पोषक तत्व है जिसकी पौधे की आपको आवश्यकता होती है। और इन 16 पोषक तत्व को हम लोगों ने क्या कर दिया है, 2 भाग में बांट दिया है। एक है बृहद पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो पौधे को बृहद पोषक तत्व वैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को उसके वृद्धि और विकास के लिए ज्यादा मात्रा में जरूरी होते हैं और पौधे से ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं। 3 चीज को आप देखें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों चीजों को पौधे क्या करते हैं, जल और हवा से प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और जल के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है ना, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। ये सब भी पौधे को जरूरी होते हैं ज्यादा मात्रा में। इसके अलावा काफी कम मात्रा में उनमें फ्लावरिंग के लिए, पुष्पन के लिए, है ना, और क्या फलों के विकास के लिए, पौधे की पत्तियों के पीला होने से बचाने के लिए, वगैरह वगैरह के लिए पौधे को और भी कुछ चाहिए, जैसे है आयरन है, कॉपर है, जिंक है ना, जस्ता, मैग्नीज है, बोरन है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। ये सभी पौधे को उचित मात्रा में चाहिए जिससे कि उसका वृद्धि और विकास अच्छे से चलते रहेगा और खास तौर से उन्हें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। इन पोषक तत्वों की कमी के अभाव में उन्हें रोगग्रस्त नहीं होगा, है ना। तो ये सब है। इसके अलावा हमारे फसल का विकास उचित मात्रा में हो, इसके लिए हम लोग ऊपर से उन्हें पोषक तत्व क्या करते हैं, मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की मात्रा कम पड़ जाती है तो हम लोग बाहर से उसे उपलब्ध कराते हैं। ये 2 तरीके से उपलब्ध होता है, खाद प्राकृतिक उर्वरक या फिर रासायनिक उर्वरक, है ना। तो खाद और रासायनिक उर्वरक में क्या अंतर है, इसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे। खाद प्राकृतिक उर्वरक यानी कि प्रकृति से बनने वाले पदार्थ जो होते हैं वो खाद कहलाते हैं। जैसे खाद या उर्वरक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थों में आप देखें कि सबसे पहले पुआल है ना, पौधा, सड़ा गला पौधा या फिर हमारे जंतुओं का अपशिष्ट, ये सब चीज अगर सड़ जाते हैं, है ना, तो सड़ने के बाद ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, खाद कहलाते हैं। अब एक वर्ड है ह्यूमस, है ना, तो ह्यूमस भी यही हमारे जितने सारे जानवरों के अपशिष्ट हो गए, पौधों के अपशिष्ट हो गए, ये सब भी अगर सड़ते गलते हैं, है ना, तो वो गहरे भूरे रंग का, है ना, एमोर्फस सब्सटेंस का निर्माण करते हैं और उसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस पौधे के लिए जरूरी है और ह्यूमस कहाँ मिलेगा, तो हमें खाद या प्राकृतिक उर्वरक में मिलेगा, ठीक है। दूसरा रासायनिक उर्वरक जो है, खाद क्या है, तो खाद जो है, खाद्य में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे पौधे के मरने से, जंतुओं के सड़ने गलने से इनका निर्माण होता है, तो इसके शरीर में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यह पोषक तत्व विशेष नहीं होता है, जबकि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं पोषक तत्व विशेष होते हैं, खास तरह के उसमें रसायन उर्वरक जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब पाए जाते हैं। जबकि हमारे खाद जो है, दूसरा चीज क्या है, खाद को आप देखें तो जैसे कि सड़ा हुआ गाय का गोबर वगैरह वगैरह ये सब चीज बताए, तो ये सब का भंडारण जो होता है थोड़ा मुश्किल होता है ना। भंडारण मुश्किल होता है, संचयन मुश्किल होता है और ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह तक इसका स्थानांतरण भी क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, काफी खर्च करना पड़ता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेनी पड़ती है। दूसरा चीज क्या है कि परिवहन में दिक्कत हो गया, है ना। अब क्या है,
तो ये मिट्टी में जल्दी अवशोषित नहीं होते हैं। खाद का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो लंबे समय तक ये मिट्टी में पड़े रहते हैं और आसानी से हम लोग इसे चुन भी सकते हैं, है ना। तो इसको सड़ने गलने में समय लग जाता है और इसी वजह से पौधे के पास यह तुरंत नहीं पहुंचता है। यानी कि तुरंत अगर हमको पौधे में वृद्धि और विकास को देखना है तो इसके लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी। यानी इस सेंस में तुरंत अवशोषित नहीं होता, जबकि रासायनिक उर्वरक को खेत में डाले, मिट्टी के संपर्क में आया, वहां जल अगर उपस्थित है, तुरंत ही घुल करके पौधे के जड़ के द्वारा वो पौधे तक पहुंच जाता है और पौधे में तेजी से वृद्धि और विकास होने लगता है। तो ये है अंतर खाद और उर्वरक में। इसके अलावा खाद का स्टोरेज समस्या है ना। खाद को रखने में दिक्कत है, जबकि मात्रा ज्यादा लगती है खाद की, है ना। और रासायनिक उर्वरक की मात्रा क्या होती है, एक बोरी जो है वह 3-4 ट्रैक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मात्रा का भी फर्क है ना। आसानी से कम में हम लोग अपना काम चला लेते हैं, इस वजह से हम लोग इस पर आश्रित ज्यादा होते जा रहे हैं, है ना। उसके अलावा अगर हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं तो खाद के प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वर क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। भले ही इसके दूरगामी प्रभाव हो, यह रिजल्ट देर से देता हो, लेकिन मिट्टी पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ये छोड़ता नहीं है। दूसरा है रासायनिक उर्वरक का अगर लगातार प्रयोग करते हैं तो उस रसायन में जो जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एनपीके अगर लिए हैं, डीएपी लिए हैं, तो इनमें पोषक तत्वों के अलावा और भी रसायन पाए जाते हैं और वो हमारी मिट्टी की प्रकृति को नष्ट कर देते हैं, उसे अम्लीय बना देते हैं, क्षारीय बना देते हैं। धीरे धीरे करके अगर सतत प्रयोग होता रहा रासायनिक उर्वरक का तो मिट्टी बंजर हो सकती है। तो यह सारी समस्या है हमारे रासायनिक उर्वरक के साथ। खाद में इस तरह की कोई समस्या नहीं है, वह मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाए रखता है और साथ साथ मिट्टी के जल धारण क्षमता को भी यह बढ़ाता है। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से बहुत सारे कीड़े जो जमीन में होते हैं, है ना, उनके ऊपर भी खतरनाक प्रभाव पड़ता है और वह मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। और खाद से इस तरह के कीड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये मिट्टी की उर्वर क्षमता को बनाए रखते हैं, है ना। तो ये सब है हमारा, इनमें अंतर क्या है, ज्यादा प्रयोग करना और क्या कम प्रयोग करना है, हम लोग समझे। तो खाद और रासायनिक उर्वरक को यह ध्यान में रखना है कि कम मात्रा में हमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना है और ज्यादा मात्रा में खाद का प्रयोग करना है ना। इसलिए खाद हमारा अंतिम विकल्प है ना। रासायनिक उर्वरक भले ही उत्पादक क्षमता को बढ़ा दे, लेकिन यह समस्या क्रिएट करता है। अब हम लोग चलते हैं, इसके लाभ हानि को हम लोग देख लिए, है ना। लाभ हानि में जल्दी फायदा वगैरह दिया, बता दिया सारा। अब देखते हैं कि खाद कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो है कंपोस्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जंतुओं के अपशिष्ट, पौधे के अपशिष्ट, है ना, ये सबको ले करके एक बड़े से गड्ढे के अंदर बंद कर देते हैं 2-3 महीने के लिए। ऊपर से अच्छी तरह से उसे बंद कर देते हैं, पाट देते हैं। इससे वहां पर जीवाणु मौजूद होते हैं, एनारोबिक जीवाणु, है ना। हवा की अनुपस्थिति में इसका ये अपघटन करते हैं और इसे सड़ा गला करके खनिज में बदल देते हैं और पौधे उसे ग्रहण कर लेंगे। तो ये कंपोस्ट हो गया। एक है वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या करना है, जंतु और पौधे के अपशिष्ट को क्या करना है, खुले में छोड़ देना है। गड्ढा खोद के उस गड्ढे को पाटना नहीं है, खुले में छोड़ देना है। वहां पर अर्थवर्म की जरूरत पड़ेगी, केचुए की जरूरत पड़ेगी। केचुए से हम लोग इस खाद को तैयार करते हैं, इसी वजह से इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ किसान का मित्र है, अगर जिंदा रहा तो भी फायदेमंद है, मरने के बाद यह सड़ गल करके पोषक तत्व तो प्रदान करता है। अगर जिंदा रहा तो मिट्टी के अंदर घुस करके यह होल बनाता है और मिट्टी के अंदर हवा को भर देता है, जिससे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है, श्वसन अच्छे से होता है, पौधे का विकास अच्छे से होगा। तो यह वर्मी कंपोस्ट है। हरी खाद में क्या है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ज्वार हो गया, पटसन हो गया, ये सब पौधे को 2-3 महीने तक खेत में उगाते हैं। बड़ा हो जाने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं, खेत में पानी डलवा करके कुचला देते हैं, यह सड़ जाता है और ह्यूमस का निर्माण करता है। इस तरह से यह हरी खाद बनता है ना। एक प्रश्न की तरह रहता है, उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी देखा कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग अगर हम लोग सतत करते रहेंगे तो मिट्टी बंजर हो सकती है ना। उसमें पाए जाने वाले जो हमारे लिए लाभदायक जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, वो मर सकते हैं, हमारी उत्पादन क्षमता घट सकती है और धीरे धीरे करके मिट्टी बंजर हो सकती है। इसलिए उर्वरकों का प्रयोग जो है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एक खेती आती है कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह का रसायन
यानी कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। पीड़कों को नष्ट करने के लिए, कीट फटिंगों को नष्ट करने के लिए किसी पीड़कनाशी का प्रयोग नहीं करना है ना। और इस तरह से हम लोग जो खेती करते हैं वह कार्बनिक खेती कहलाता है। इसमें हम लोग जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का प्रयोग करेंगे। पौधे के ऊपर अगर कीड़ा लग रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कीड़ों को नष्ट करने के लिए नीम की पत्तियों का घोल तैयार करेंगे और उसका छिड़काव करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक खेती करते हैं। कार्बनिक खेती जो है कि में हम लोग धान के खेतों में ऐसा भी कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को लगा सकते हैं। वह वहां क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाता है, मिट्टी के अंदर डायरेक्टली क्या करेगा, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा, है ना। जितने सारे जंतुओं के मल मूत्र है, अपशिष्ट है ना, और क्या पौधे के अपशिष्ट है, उसे हम लोग खेतों में डालेंगे तो वह उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फसल के लिए प्रबंधन किस तरह से करना है और कैसे हम लोग उसे मजबूत बना सकते हैं। अब रही बात सिंचाई की, है ना। पौधे में सिंचाई का भी काफी महत्व है। अगर पौधे को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या होने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सिंचाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं और उस पानी की मदद से पौधे मिट्टी में घुले हुए खनिज को अवशोषित करके तेजी से वृद्धि करते हैं। तो सिंचाई का पुराना टेक्निक जो है कुआं था, नलकूप था, नहर था, है ना। अब जो है नए टेक्निक में ट्यूबवेल है ना, और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल है, मोटर से चलने वाले ट्यूबवेल्स है। ये सब का प्रयोग करके हम लोग सिंचाई करते हैं, है ना। नदी के जल को नहर के द्वारा निकास करके हम लोग अपने खेतों तक पहुंचाते हैं, तो ये भी सिंचाई का माध्यम है। पहले तालाब के द्वारा भी सिंचाई होता था। तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स है। नए मेथड्स में हमारा मोटर्स है, ट्यूबवेल्स है ना। इसके अलावा अब मेथड जो है पानी बचाने का, आज का संकट देख रहे हैं, जल का संकट है, तो हम लोग इस तरह से खेती करें जिसमें कि जल कम अपव्यय हो, है ना, और हमें सभी खेतों तक पानी उचित मात्रा में पहुंच भी जाए और जल का व्यय भी ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के पाइप की सहायता से खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन मेथड है ना, फुहारा का स्प्रिंकल मेथड है, फुहारा के द्वारा खेतों के तक पानी पहुंचाएंगे। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, बड़ा पाइप को लेते हुए हम लोग जाते हैं और वहां तक पौधे का जो फसल लगा हुआ है, ये फसल है, तो फसल के जड़ों तक ये मोटा पाइप जा रहा है और ये पाइप जो है हर पौधे के जड़ तक पहुंच करके यहाँ क्या करेगा, पानी पहुंचाने का काम करेगा। तो रास्ते में पानी की बर्बादी कम होगी। तो यह ड्रिप इरिगेशन मेथड है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। जल को, वर्षा के जलों को संचित करके उसे खेती के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जल को बचाने का ये सारा तरीका है। तो इस तरह से हम लोग अगर खेती करेंगे तो जल की काफी ज्यादा बचत होगी। अब है खेती का पैटर्न। एक है मिश्रित खेती का पैटर्न, है ना, मिश्रित फसल उत्पादन। एक है अंतर फसल उत्पादन और एक है फसल चक्रण। मिश्रित फसल पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गेहूं लगाए, गेहूं के साथ सरसों लगा दिए, ठीक है। तो एक साथ दो फसल की खेती अगर करते हैं तो अगर एक फसल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दूसरे फसल से हो जाती है। तो यह मिश्रित फसल उत्पादन है। अंतर फसल उत्पादन, जैसे ये हमारा खेत है तो इतना दूर हम लोगों ने कुछ और लगाया, इतना दूर कुछ और, इतना दूर कुछ और, है ना। तो मतलब उसे छोटे छोटे रकबे में बांट करके अलग अलग तरह के फसल का उत्पादन करते हैं। तो यह अंतर फसल उत्पादन कहलाता है। एक है फसल चक्रण। इस खेत में इस बार इस मौसम में क्या लगाए हैं, गेहूं। तो गेहूं ने क्या किया, मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया। तो अगली बार हम यहाँ क्या करेंगे, मटर को लगा देंगे। धान लगाए, मटर लगा देंगे, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग खेती करते हैं, बदल बदल के फसल लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फसल चक्रण कहा जाता है ना। क्योंकि दलहनी पौधे अगर लगाते हैं, अगर हम लोग चावल के फसल के बाद दलहनी फसल को लगाते हैं तो इससे चावल ने जो नाइट्रोजन को अवशोषित किया था दलहनी फसल के पौधे की जड़ों में, है ना, उसमें गांठ पाया जाता है और इस गांठ में राइजोबियम जीवाणु रहता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाता है और पौधे को भी नाइट्रोजन की सप्लाई करता है। तो यह राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जीवाणु है और इसको अगर हम साथ लगाते हैं तो हमारे पौधे के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। धन्यवाद।